हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपने लास्ट वाला वीडियो जो कि छोटा सा ही बनाया था आपके लिए वो देखा होगा पूरा। ठीक है। देखो लास्ट वाले टॉपिक में अपन ने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा था बच्चों? कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला दिमाग में रखो। क्या है फॉर्मूला? F जो कि फोर्स था, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। F इज इक्वल्स टू कितना? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। वैक्यूम के लिए k को क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। और मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखते हैं। ठीक है। मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम कि मेरे को ये बताइएगा कि एप्सिलॉन आर जो कि क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, या फिर हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलेंगे। ठीक है। उस एप्सिलॉन आर की यूनिट क्या होगी, ये मैंने आपसे पूछा था। ठीक है। और एप्सिलॉन क्या होता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहाँ पे क्या आ जाएगा एप्सिलॉन के लिए? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम आएगा। ठीक है। उस एप्सिलॉन की यूनिट क्या होगी और डायमेंशन क्या होगा, ये दो चीजें ही मैंने आपसे पूछी थी। तो अभी जो अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये दोनों चीजें उसके अंदर आसानी से आ भी जाएंगी। ठीक है। चलिए काम करते हैं बच्चों। देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को समझने के लिए एप्सिलॉन आर लिखते हैं, ये तो आपको पता चल गया होगा। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे कि कैसे इसे आसानी से या अच्छे तरीके से हम समझ पाए या डिफाइन कर पाए। देखिए तो हमने बोला कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, है ना, व्हेन देयर इज वैक्यूम। तो हमने लिखा इन वैक्यूम। इन वैक्यूम जो है वो फोर्स कितना आएगा? तो हमने लिखा वैक्यूम के लिए एफ नॉट लिख लीजिएगा। एफ नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? तो हमने लिखा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब मैं इसे थोड़ा सा रब करूंगा। रीजन क्या है? के का जो वैल्यू है वो मीडियम के लिए भी के यूज कर सकते थे और वैक्यूम के लिए भी। तो हमने के को स्पेसिफाई किया कि के की जगह हम वैक्यूम में लिखेंगे क्या। तो हमने लिख लेना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 divided by R square. That is the force between two charges when they are placed in vacuum. ठीक है। That is equation number first. फिर in a medium, अब वही फोर्स देखेंगे और कब देखेंगे? जब मीडियम भरा हुआ होगा और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होना चाहिए? एप्सिलॉन आर होना चाहिए। तो हमने बोला कि द फोर्स between the charges when there is a medium of dielectric constant epsilon r कितना होगा बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आर। या फिर हम चाहें तो इसे अभी एप्सिलॉन ही लिख देते हैं। ठीक है। हमने यहाँ पर क्या लिखा? उसे एप्सिलॉन लिखा। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? आर स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब हमने क्या करना है? इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड लगाना है। ठीक है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड क्या होगा? एफ नॉट में हम डिवाइड लगाएंगे एफ एम का। देखिए इसमें डिवाइड लगा करके देखो बच्चों, ऐसा डिवाइड लगाओगे तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर से Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 4 पाई से 4 पाई भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ऊपर तो बचने वाला है 1/एप्सिलॉन नॉट और नीचे बचने वाला है 1/एप्सिलॉन। अगर मैथमेटिक्स को यूज कर रहे हैं, क्योंकि वही हम यूज कर रहे हैं अभी, तो मैथमेटिक्स टूल को यूज किया, एप्सिलॉन ऊपर आ गया और एप्सिलॉन नॉट नीचे चला गया। ठीक है। व्हाट इज एप्सिलॉन? वी नो दैट एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ एम और ये हो जाएगा कितना बच्चों? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय व्हाट? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल। तो ये हो गया एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ एम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर। एक तरीका यहां से हम एप्सिलॉन आर को डिफाइन करेंगे, या फिर आप देखें एफ एम को समझें, एफ नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। देखो ये और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज।
दूसरा हमने यहाँ से एक फॉर्मूला और समझा, क्या भाई, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, दैट मींस एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारे पास में आ रहा है। अब समझिए कि अगर लेट सपोज करना कि दो चार्ज हैं वैक्यूम में, उनके बीच का फोर्स, ये वैक्यूम का ही तो फोर्स था, वैक्यूम में उन चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो हमने माना 10 न्यूटन। कितना माना? 10 न्यूटन। तो ये इसको मैं 10 न्यूटन लिख देता हूँ। फिर एप्सिलॉन आर दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब लेट सपोज करो उन दोनों चार्जेस को अपन ने वाटर में रख दिया। वाटर के लिए एप्सिलॉन आर डिफाइन होता है बच्चों 80। ठीक है, कुछ बुक्स में 81 भी दिया हुआ है, अपन अभी आरबीएससी को मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो मैंने 80 मान लिया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई 80। गौर करो, इट विल बी 1/8 न्यूटन। बताओ, शुरुआत में एफ नॉट कितना था? 10 न्यूटन था। जैसे ही उन दोनों चार्जेस को किसमें रख दिया? वाटर में, उतनी डिस्टेंस पे रख दिया, कितना हो गया? 1/8 न्यूटन हुआ। फोर्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कितना टाइम डिक्रीज हो गया? हमने बोला 80 टाइम्स डिक्रीज हो गया। ठीक है, सो एप्सिलॉन आर इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम which shows that how much time the force gets decreased with respect to the force of charges, force between the charges in vacuum। ठीक है, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में फोर्स जितना टाइम डिक्रीज हो जाता है वो क्या है बच्चों? दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। वापस से समझिए, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में फोर्स जितना टाइम डिक्रीज हो गया है वही क्या है? मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, तो दैट इज डायरेक्ट। और इसे और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं द रेशो, और समझ लीजिए द रेशो ऑफ, अब ये एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सो द रेशो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना? ये वैक्यूम के लिए था, ये मीडियम के लिए था, दोनों एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। सो द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम डिफाइंस द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। चलिए अब यूनिट की बात करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन आर? देखिए एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला समझा, एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ एन। अब गौर कीजिएगा, एफ नॉट न्यूटन में मेजर होगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और ये भी न्यूटन में मेजर होगा, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल। इसका मतलब एप्सिलॉन आर की कोई यूनिट नहीं है, इट इज यूनिटलेस। ये क्या है बच्चों? यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी है। और यूनिट नहीं है तो इसका मतलब इसके पास में अभी डायमेंशन भी नहीं है, तो इट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और डायमेंशन लेस को 1 भी लिख सकते हैं। अगर कोई पूछे व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन आर, दैट इज 1 लिख सकते हो। जिसको आप डायमेंशन लेस बोलते हो ना, उनका डायमेंशन कितना लिखा जाता है? 1 लिखा जाता है बच्चों। ठीक है, सो दैट इज डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ एप्सिलॉन आर। अब समझिए, यूनिट इसकी है नहीं, तो मैंने आपको इसकी भी तो पूछी थी, क्या भाई? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसकी यूनिट क्या होगी? सिंपल सा है बच्चों, देखो फॉर्मूला देखो इसका, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। इसकी कोई यूनिट है नहीं, तो जो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट है वही तो इसकी यूनिट है ना? तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कितनी लिखी थी? कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, इतनी लिखी थी। एंड द डायमेंशन ऑफ दिस एप्सिलॉन नॉट विल बी द डायमेंशन ऑफ दिस एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। So the how much time the force get decreased defines the dielectric constant। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। या फिर सिंपल तो बहुत यहाँ से था, है ना? क्या? the ratio of absolute permittivity of medium to the absolute permittivity of free space और वैक्यूम। हाँ, वैक्यूम को फ्री स्पेस और बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक, हाँ, अब कुछ एक एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। वो किस किस का है? तो एप्सिलॉन आर फॉर वैक्यूम और एयर, हालांकि एयर का थोड़ा सा चेंज होता है लेकिन अभी अपन मानेंगे
ठीक है, न्यूमेरिकल में भी आप 1 रख करके काम करोगे। एप्सिलॉन आर फॉर वैक्यूम और एयर आप 1 ही रखेंगे। ठीक है, वाटर के लिए आप इसे यूज करेंगे 80। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल में 81 दिया हुआ है तो फिर तो बहुत बढ़िया, कैलकुलेशन वैसे इजी हो जाती है उनसे। ठीक है, तो जो दिया हुआ है अदरवाइज 80 मान के चलते हैं। एब्सोल्यूट वाटर के लिए ना, डिस्टिल वाटर के लिए अपन 80 मान करके चलता है। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बोल रहा हूं, दैट इज मेटल्स और कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के लिए इट इज इनफाइनाइट, ये बात ध्यान रखें। एप्सिलॉन की वैल्यू कंडक्टर्स के लिए या मेटल्स के लिए कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। अब इसके ऊपर एक बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है वो समझिएगा। तो ये तो उतार लीजिएगा, इसके बाद में अपन क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है वो समझो। वो क्वेश्चन ये है कि इफ टू charges are repelling each other with 100 Newton force in a vacuum, then what will be the force of interaction when a copper metal sheet is placed between them। ठीक है, वो बोल रहा है कि दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस के बीच में 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कब लग रहा है? जब वो वैक्यूम में रखे और वो रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि नया फोर्स क्या होगा, कब? जब एक कॉपर मेटल शीट जो है या फिर कॉपर शीट जो है वो रख दी जाए उन दोनों चार्जेस के बीच में। अब वो कॉपर बोले, चाहे वो दुनिया में कोई भी मेटल बोल दे, चाहे फेरस बोल दे, चाहे आपके लिए एल्यूमिनियम बोल दे, चाहे सिल्वर बोल दे। ठीक है, व्हाट विल बी द फोर्स? तो हमने समझना है इस चीज को बच्चों कि सभी मेटल्स के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू फिक्स है। कितनी है वो बोला हमने, बताया। For metals, the value of epsilon r is infinite. So for copper, it is infinite. Okay. Now, force between the charges when copper sheet is placed between them, that is force in medium. कितना होगा? F naught divided by epsilon r बच्चों, यही तो है। F naught वैक्यूम में कितना फोर्स था? 100 और epsilon r की वैल्यू इनफाइनाइट। वैल्यू पुट करते ही आंसर कितना आया? C। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, अगर दो चार्ज के बीच में अपन कोई भी मेटल या कंडक्टर रख देंगे ना बच्चों, तो फिर उन चार्जेस के बीच में फोर्स कितना हो जाता है? 0 न्यूटन हो जाता है। इस चीज को हमें दिमाग रखना। सिंपल सा था, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, चलिए, तो ये पार्ट हुआ हमारा किसका? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का पार्ट हुआ। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, important points related to Coulomb's law। Important points related to Coulomb's law या Coulomb's force आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहला बच्चों ये ध्यान में रखिएगा कि कूलम्ब्स लॉ जो है उसके लिए चार्जेस जो है वो स्टेशनरी होने चाहिए। कैसे चार्ज होने चाहिए? स्टेशनरी, रुके हुए होने चाहिए बच्चों। अपन वैसे भी मोशन की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, जो चैप्टर अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज मोशन में है ही नहीं। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ भी उन्हीं चार्ज के लिए लग रहा है जो कि क्या है? स्टेशनरी है और पॉइंट चार्ज है। ठीक है, तो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर point stationary charges। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस होने चाहिए।
फिर इसके बाद में नेक्स्ट, ये कभी भी गुलाम लॉ जो है वो अप्लाई नहीं किया जाएगा मूविंग चार्जेस के लिए। अभी बात ध्यान में रखना, जब चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड और प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उस केस में जो टोटल फोर्स लगने वाला होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। वो लॉरेंट्ज ने बताया था, वो बात की बात है, ठीक। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये ध्यान में रखना बच्चों कि कूलॉम लॉ अप्लाई करने के लिए दो चार्ज के मिड का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस शुड बी मोर देन 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर रेंज। वो डिस्टेंस किससे ज्यादा होनी चाहिए? 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। अब ये समझिए ये डिस्टेंस क्या इंडिकेट कर रही है। अगर हमने एटम को तरीके से समझा होगा बच्चों कभी, तो हम बोलते हैं एटम में बिल्कुल बीचों बीच में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है? 10 की पावर माइनस 15 मीटर, इस रेंज में होता है। 10 टू द पावर माइनस 15 या माइनस 14 इस रेंज के अंदर चलता है, ठीक है। तो अगर दो पॉइंट चार्ज के मिड का डिस्टेंस 10 टू द पावर माइनस 15 से कम हो गया, इसका मतलब वो पॉइंट चार्जेस कहां पर हो गए बच्चों? न्यूक्लियस में हो गए हैं। किसमें हो गए हैं वो? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में बच्चों एक ही फोर्स लगता है, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, ठीक। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, इन दोनों चार्ज के बीच में जो कि न्यूक्लियस के अंदर है या जिनके मिड का जो डिस्टेंस है वो 10 टू द पावर 15 माइनस 15 मीटर से कम है, इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगता है, कूलॉम फोर्स नहीं लगता, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। सो द डिस्टेंस ऑफ सेंटर्स ऑफ द पॉइंट चार्जेस should be more than 10 to the power minus 15 मीटर। ये बात ध्यान में रखिएगा, इससे कम के लिए नहीं काम करेंगे, इससे ज्यादा के लिए इट इज एप्लीकेबल, ठीक। फिर तीसरा, कूलॉम्स लॉ follows the inverse square law। इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ कौन सा? तो हमने बोला कि जितने भी फोर्स कुछ इस तरीके से लिखे जा रहे हैं, m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, या फिर f इज इक्वल्स टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, इन सभी में आप देखोगे फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, ठीक है। तो जितने भी फोर्सेस में वो जो फोर्स हैं वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वो सारे के सारे इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कूलॉम्स लॉ फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। फिर इट्स अ सेंट्रल फोर्स, कूलॉम फोर्स कैसा है बच्चों? सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स कौन सा? तो कूलॉम लॉ की जो लास्ट वाली लाइन थी ना, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस should be along the line joining their centers, ठीक है। ऐसा ही तो फोर्स लग रहा था ना, ये फोर्स जो है हम बोल रहे हैं, इस चीज को समझिएगा, ये जो फोर्स है ना ये कैसा लगता है? इस लाइन को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है ना, इसके अलोंग लगता है। तो जितने भी फोर्सेस इस लाइन के अलोंग लगते हैं वो सारे के सारे सेंट्रल फोर्स हैं। इसका मतलब ग्रेविटेशनल लॉ भी एक सेंट्रल फोर्स को डिनोट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो अ सेंट्रल फोर्स, ठीक है। लेकिन बच्चों ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, इट इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स, ये बात ध्यान रखना। न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं होता, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलॉम्स फोर्स जो है वो कैसा है? सेंट्रल फोर्स, ठीक। फिर लास्ट वन है हमारे पास में, कूलॉम लॉ में जब हम पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आप देखो कि ये जो फोर्स लग रहा है, इसको अपने F12 लिखा था, इसको अपने F21 लिखा था, ठीक। मैं आपको अभी अपने ये प्रूव किया नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है ना, इनकी वैल्यूज सेम है, बट देयर डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो आप गौर करो, यहाँ पर न्यूटन का मोशन का थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ पढ़ा है ना। तो यहाँ पर वही तो है, these forces are equal in magnitude but opposite in direction, that is why these are following the action reaction law of Newton, ठीक है। तो हमने बोला it follows the third law of motion, ठीक है। और वो कौन सा लॉ था? एक्शन एंड रिएक्शन लॉ।
ठीक है, तो चलिए ये इतना ही था, दैट इज द बेसिक पार्ट ऑफ Coulomb's law. ओके, तो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर द टुडे. वी विल डिस्कस द वेक्टर पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, हैव अ गुड डे बच्चों. और ध्यान में रखो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो बच्चों. चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करें बच्चों, क्योंकि ये तो पॉसिबल है कि शायद आपने पढ़ लिया लेकिन शायद आपके साथी ने नहीं पढ़ा होगा. और थोड़ा सा परोपकार सबके ऊपर करो. ठीक है, हैव अ गुड डे, टेक केयर.